नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैसिव विक्ट्री पे। जैसे कि पता है कि 3 बजे वाली जो क्लास थी वो हो नहीं पाई थी, तो वही क्लास अभी 8 बजे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। और आज हमारा ये टारगेट रहेगा कि केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है वो समाप्त हो जाए। फिर हमारे पास कल का दिन रहेगा और बायोलॉजी की क्लास आपने देखी, जो पहला चैप्टर था वो भी कंप्लीट करा दिया गया है। इसके साथ हमारे 2 चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर बचेंगे, 2 चैप्टर फिजिक्स के अंदर बचेंगे। तो वो चैप्टर आपको कल के दिन में मैं पूरे कराने की कोशिश करूंगा। एक समय लाइव आऊंगा, 2 केमिस्ट्री के चैप्टर खत्म कर दूंगा, एक समय लाइव आऊंगा और फिजिक्स जो हमारी है वो पूरी करा दूंगा। परसों से 2 दिन बचते हैं, उसके बाद हम उसमें प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ज़्यादा समय नहीं है। सबसे हमने कल यहाँ तक कर लिया था, है ना, एसिड बेस और सूचक किसे बोलते हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण क्या क्या है भैया, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, यहाँ पर ये चीज़ें लिखी गई हैं। जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, अब यहाँ से नीचे जो भी चीज़ आएंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण क्या क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है। सबसे पहले धातु के साथ अभिक्रिया, ध्यान देखना, धातु के साथ अभिक्रिया, धातु किसे बोलते हैं, रिएक्ट विद मेटल। भैया जो अम्ल व क्षार हैं वो धातुओं के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, तो पढ़ने वाले हैं अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़ना है धातु के साथ अभिक्रिया। भैया रिएक्ट विद मेटल, जो हमारे अम्ल हैं और जो क्षार हैं वो धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, वो क्षार और धातु के साथ, क्षार और अम्लों के साथ कैसी क्रिया करते हैं, कौन धातु। नंबर 1 अम्ल के साथ क्रिया, जो हमारे अम्ल हैं वो धातुओं के साथ कैसी क्रिया करते हैं, ध्यान देना, अम्ल प्लस क्षार इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे। देखो जब जब अम्ल एसिड मेटल के साथ क्रिया करते हैं तो भैया सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। आपको याद होना चाहिए, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जब कोई भी अम्ल किसी धातु के साथ, किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। यहां पर एक एग्जांपल लिखा गया है, थोड़ा सा इस क्लास को हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। भैया HCl एक हमारे पास अम्ल है, या हमारे पास क्या है, अम्ल है, एसिड है। और Zn क्या है, जिंक क्या है हमारे पास, एक भैया धातु है। तो जब जब अम्ल की क्रिया धातु के साथ होगी तो ZnCl2 बन गया, तो यहां पर बन गया जिंक क्लोराइड जो कि एक लवण होता है और हाइड्रोजन क्या क्या गैस बाहर निकल गई। तो आपको पता होना चाहिए अम्ल की क्षार के साथ क्रिया के साथ लवण व हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। अगला ध्यान देना, क्षार के साथ रिएक्शन। भैया जो हमारी धातु है यदि वो क्षार के साथ रिएक्शन करती है फिर से वही रिएक्शन बनाती है लवण व हाइड्रोजन गैस। बेस और मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। अभी यहां पर मैं एक बेस ले लूंगा, बेस का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। भैया फिर से जिंक के साथ क्रिया कराई तो बन गया Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, है ना, या सोडियम जिंक ऑक्साइड हम लिख सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकल गई। तो एक चीज हमें पता होना चाहिए कि भैया चाहे हो अम्ल चाहे हो क्षार, जब ये धातु के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है, लवण बनाती है, लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। बस इसको आप क्या कर लो, नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं चल रहा हूं आगे की ओर, समय बहुत कम है हमारे पास, इस वजह से थोड़ा सा इस क्लास को हम तेजी से करेंगे। भैया पॉप परीक्षण तुम्हारे इसमें नहीं है, इसको सीधे हम स्किप करेंगे। अगला है धातु कार्बोनेट। भैया धातु क्या होता है आपको पता होना चाहिए, धातु क्या होता है, धातु मेटल होता है। कार्बोनेट क्या होता है भैया, उसका कार्बोनेट CO3 होता है। वह बाइकार्बोनेट क्या होता है, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के अंदर क्या लग जाता है, H लग जाता है की अभिक्रिया। तो जब जब धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया भैया हम अम्ल व क्षार के साथ कराते हैं तो क्या होता है, रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया पहले हम पढ़ेंगे, जो धातु कार्बोनेट है उसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, अम्ल के साथ करा रहे हैं। तो ध्यान देना, जब जब एसिड धातु कार्बोनेट भैया मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो नंबर 1 तो लवण बनाता है, उसके बाद CO2 गैस बनाता है और पानी बनाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। हमने कहा भैया एक अम्ल ले लो, आप बोलोगे HCl सबसे कॉमन है। भैया धातु ऑक्साइड, कोई भी धातु लिख लो, Na2 धातु लिख दिया, कार्बोनेट होता है CO3 भैया, ठीक है। तो Na2CO3 क्या हो गया, धातु कार्बोनेट हो गया, लवण बन जाएगा NaCl, क्या बन जाएगा, NaCl। CO2 बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पर पानी बन जाता है। ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे बोलेगा कि जब धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस बनती है, पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है भैया। ये रिएक्शन लिखा हुआ है, यहां पर आपको चीजें पता होनी चाहिए। इसी के साथ आगे को देखेंगे, जब धातु कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करता है, क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती। मोस्ट इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल देगा कि धातु कार्बोनेट की क्षार के साथ अभिक्रिया के साथ क्या होता है, तो भैया कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, तो जब धातु कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करता है, क्षार के साथ, तो कोई अभिक्रिया नहीं होती। ये तुम्हें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आगे को चलता है अब बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट क्या होता है भैया, इसमें H लग जाता है, बस क्या लग जाता है, H लग जाता है, और CO3 तो पहले से ही है, तो SCO3 आ जाता है बाइकार्बोनेट में। तो धातु तो हमारे पास कोई भी हम लिख सकते हैं, अब बाइकार्बोनेट की क्रिया करा रहे हैं, पहले किसके साथ, अम्ल के साथ। हमको पता है, हमें ज्यादा से ज्यादा एक ही अम्ल पता है भाई, है ना, एक ही अम्ल याद करोगे सारे रिएक्शन बन जाएंगी। अम्ल क्या है, HCl। HCl गलत लिख दिया, H ऐसे लिखते हैं, C और L अलग लगाते हैं, तो HCl अम्ल हो गया, है ना। इसकी धातु बाइकार्बोनेट, धातु में Na लिख देता हूं, और मैंने बाइकार्बोनेट का मतलब बताया था HCO3। तो भैया यहां से हमारे पास सॉल्टी क्या बनेगा, NaCl, Na यहां से Na, यहां से Cl, और कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस बाहर निकलती है, और क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। इसका मतलब चाहे हो धातु कार्बोनेट, चाहे हो धातु बाइकार्बोनेट, दोनों में जो रिएक्शन होती है उसमें CO2 गैस बाहर निकलती है, और क्या बाहर निकलता है, पानी बनता है। यह रिएक्शन भी आपको नोट करनी है। भैया अगली रिएक्शन है क्षार के साथ कोई भी अभिक्रिया फिर से नहीं होती है, नो रिएक्शन। इसका मतलब चाहे धातु कार्बोनेट हो, चाहे धातु बाइकार्बोनेट हो, क्षार के साथ रिएक्शन नहीं करती, है आपको पता होना चाहिए। एक नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे को चलते हैं, चूने के पानी का परीक्षण। चूने का पानी मैंने कल आपको बता दिया था भैया, मैंने चूने का पानी आपको बताया था CaOH का होल ट्वाइस। CaO क्या था, CaO क्या था, बुझा हुआ चूना, और CaOH का होल ट्वाइस क्या था, बिना बुझा चूना। तो ध्यान देना, चूने के पानी का परीक्षण, लाइम वाटर टेस्ट। उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर वह दूधिया हो जाता है। ध्यान देना, तो भैया क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर उसका कलर कैसा हो जाता है, भैया दूधिया हो जाता है, दूध की तरह हो जाता है ना, मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है, मिल्की। ध्यान दो, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, कल भी ये रिएक्शन करी थी हमने, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2। मैंने बोला था ये धीमी गति CO2 के साथ धीमी गति में क्रिया करके CaCO3, भैया ध्यान देना, CaCO3 की बहुत पतली लेयर बना लेता है, और यही दीवारों को क्या प्रदान करता है, चमक प्रदान करता है। कल की क्लास में बता दिया था। अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर भैया यह क्या होता है, क्या बन जाता है, CaHCO3 एक्वस बन जाता है, पानी बन जाता है। लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह ऊपर वाला कभी कभी पूछ लेता है, नहीं भी पूछ सकता है, पूछ भी सकता है। आगे को ध्यान देना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने कल ये आप लोगों को बता दिया था भाई। देखना रिएक्शन क्या है, अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया क्या बनाती है। कल मैंने आपको कहा था कि अम्ल व क्षार जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो भैया लवण और पानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो अम्ल प्लस क्षार, एरो, लवण व जल। आपको बस ये सारी रिएक्शनें नोट करनी है दोस्त, ठीक है। और इस अभिक्रिया को मैंने बताया था कि जब अम्ल व क्षार आपस में मिलते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वही लिखा है, इस उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या बोल रहे हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया आ सकती है। बस तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ इनको नोट करना, अभी रटना नहीं है, इनको नोट करना है। तो भैया एक अम्ल लिख लो, हमने कहा HCl हमें याद है। बोला एक क्षार लिख लो, हमने कहा NaOH है। तो भैया यहां से क्या बन जाएगा, NaCl और प्लस H2O। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जल्दी से नोट कर लो, नोट करो भाई, इंपॉर्टेंट है उदासीनीकरण अभिक्रिया। सिर्फ ये नोट करना है, ऊपर वाला रिएक्शन भी नोट कर लेना। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। चलता हूं अगली स्लाइड पर और देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। भैया विभिन्न स्थितियां, ध्यान देना, अब अलग अलग स्थितियां यहां पर हैं, तो ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। फिर बोलोगे कि पेपर घुमा फिरा के बना था, पेपर घुमा फिरा के नहीं, तुम ही घूम फिर के पढ़ रहे हो। यहां ध्यान देना भैया, विभिन्न स्थितियां, इसको पढ़ो, ये कितनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जब प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, अरे यहां ध्यान दो, जब स्ट्रॉन्ग एसिड दुर्बल क्षार के साथ, वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो अम्लीय लवण
बनता तो सब जगह लवण है, ध्यान देना, सब जगह क्या बनेगा, लवण, और सब जगह क्या बन जाएगा, जल बनेगा, पानी। लेकिन अब वो अम्लीय बनेगा, क्षारीय बनेगा, किस बात पर निर्भर करेगा कि प्रबल कौन है। अब देखो अम्ल क्या है, इसमें प्रबल है, तो भैया जो लवण भी बनेगा वो कैसा बनेगा, अम्लीय बनेगा, याद करना। यहां दुर्बल अम्ल के साथ प्रबल क्षार है, देखो प्रबल कौन है, क्षार है, तो इसका मतलब जो यहां लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, क्षारीय बनेगा। अगले में देखना प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार, ये उदासीन बन जाएगा, क्योंकि दो के दो प्रबल है भैया, हमें पता नहीं कि किसको लेना है, दो के दो प्रबल है तो इस समय उदासीन हो जाएगा। और दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार, दो के दो दुर्बल आ गए, इसका मतलब ये भी कैसी है, उदासीन लवण है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या होता है जब प्रबल अम्ल को दुर्बल क्षारक के साथ मिलाया जाता है, तो आप बोलोगे भैया जो प्रबल है वही चीज बनेगा, अम्ल व क्षार से बनता है लवण, जो प्रबल है वही बनेगा, तो प्रबल कौन है, अम्ल, तो यहां पर अम्लीय लवण बनेगा, क्या बनेगा, अम्लीय लवण। अब ऐसे ही पूछ देगा आपसे कि भाई दुर्बल अम्ल, ध्यान देना कि दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार को मिलाने से क्या बनता है, अम्ल व क्षार को मिलाने से लवण बनता है, यह तो हमें पहले से ही पता है। इन दोनों में प्रबल कौन है, क्षार है, तो भैया क्षारीय लवण बनेगा, क्या बनेगा, क्षारीय लवण बनेगा। यह आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 नंबर का यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, याद कराने का तरीका बता दिया, जो प्रबल होगा वही चीज बनेगा। पहले वाले में अम्ल प्रबल था तो अम्लीय लवण बना, दूसरे वाले में क्षार प्रबल था तो क्षारीय लवण बना, नीचे के दो वाले में दोनों प्रबल दोनों दुर्बल थे तो भैया उदासीन हो गया। अगला यहां से ध्यान देना, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड, यहां ध्यान देना, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं ध्यान से देखना भैया। धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड मतलब धातु के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा, तो जो अम्ल हैं, जो एसिड हैं, वह धात्विक ऑक्साइड के साथ मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, तो कोई भी हम धात्विक ऑक्साइड लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला कोई धातु बताओ, Cu धातु है, इसका ऑक्साइड हो जाएगा CuO, यह क्रिया कर रहा है किससे, अम्ल, हमें एक ही अम्ल याद है HCl, ठीक है। जब ये रिएक्ट करता है तो लवण बनाता है, तो भैया CuCl2 लवण बन जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन बोलेगा जब धात्विक ऑक्साइड की क्रिया, जब धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अम्लों के साथ होती है तो क्या बनता है, आप बोलोगे भैया एक तो लवण बनता है और उसके बाद क्या बन जाता है, पानी। कॉपर क्लोराइड बनने से विलयन नीला हो जाता है, भैया कॉपर, क्वेश्चन बोलेगा कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग कैसा होता है, कैसा होता है, नीला, तो लिखो कॉपर क्लोराइड बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है, तो कॉपर क्लोराइड के विलयन का रंग नीला होता है, ऐसा आप लिख सकते हो। धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं भैया, ध्यान देना, जो भी हमारे धात्विक ऑक्साइड हैं यह प्रकृति में कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, कैसे होते हैं, क्षारीय में ये क्षारीय होते हैं। जल्दी से नोट करेंगे, ये सारे रिएक्शन है, बस ये आपको याद करना है, नीचे वाली चीजें खुद बन जाएंगी, बस ये चीजें पता होनी चाहिए कि कहां पर क्या है। चलूंगा अगले स्लाइड पर। अधात्विक ऑक्साइड, अभी तक धात्विक थे, अभी तक अब अधात्विक आ गए भैया, ध्यान देना, यहां ध्यान दो, अरे बोलो मत। अधात्विक ऑक्साइड की क्षार के साथ क्रिया, अभी तक अम्ल के साथ क्रिया था धात्विक, और अधात्विक की क्षार के साथ क्रिया। अधात्विक ऑक्साइड भैया कोई भी अधात्विक ऑक्साइड ले लो, ठीक है, प्लस क्षार ले लो CaOH का होल ट्वाइस, तो भैया क्या बनता है, CaCO3 बनता है और क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, ये हमने पहले ही पढ़ दिया है। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन बोलेगा कि भैया अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, याद रखना। इससे पहले हमने क्या पढ़ रखा था, इससे पहले पढ़ा था धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, लेकिन यहां पर उल्टा है, कुछ चीजें ध्यान देना। जो अधात्विक ऑक्साइड है वो क्रिया करता है क्षार से, और लेकिन अपना खुद क्या है, अम्लीय है। और इससे पहले ध्यान देना, हमने एक चीज पढ़ रखी थी मेरे दोस्त, ध्यान से देखना चीजों को, धात्विक ऑक्साइड क्रिया कर रहा है अम्ल से, लेकिन धात्विक ऑक्साइड है कैसा, क्षारीय है। ये चीजें हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समय बहुत कम है, पढ़ने वाले विद्यार्थी जल्दी जल्दी चीजों को नोट करेंगे, भाई जल्दी जल्दी नोट करो। अगले स्लाइड पर चलते हैं, ये रहा, जलीय विलयन में अम्ल व क्षार कैसे रिएक्ट करते हैं। हालांकि तुम्हारे उसमें नहीं है, इसको छोड़ दो, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। ध्यान देना, यहां पर ध्यान दो,
भैया ध्यान देना क्या लिखा है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जो भी सारे के सारे क्षार हैं वो जरूरी नहीं है कि जल में घुलेंगे ही घुलेंगे। नॉट ऑल बेसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। सभी क्षारक क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है भैया, यहाँ पर चीज़ें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे वही हमने रिएक्शन जो अभी तक पढ़ रखी है वो सारी की सारी रिएक्शन यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। अम्ल प्लस धातु मिलकर लवण व हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। धातु बाइकार्बोनेट के साथ भैया लवण CO2 और जल बनता है। जब जब लवण व जल की जब अम्ल की अभिक्रिया जब लवण व जल बनता है तब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करती हैं। धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण व CO2 गैस बनती है। ये पूरी रिएक्शन हमने ऊपर पढ़ दिया है, ये एक स्लाइड में आ गया है भाई। ध्यान देना, क्षार तथा अम्लों की प्रबलता, यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना। कल ही मैंने आपको बता दिया था। पीएच स्केल, कुछ पीएच वैल्यू आपको लिखा दूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। पीएच स्केल है क्या, आखिर ध्यान से देखना। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। भैया क्या बोल रहा है, H+ आयन कितने हैं उसका पता करने के लिए पीएच स्केल बनाया गया है। इसके बाद ध्यान देना, पी में पी जर्मन शब्द है ना, पोटेंस से लिया गया है जिसका अर्थ है शक्ति, जिसका अर्थ क्या है, पावर है, ठीक हो गया। इंग्लिश में भी बात वही है। और ध्यान देना भैया, पीएच मान अगर 7 है तो वह उदासीन होगा, वह क्या होगा, उदासीन। यदि 7 से कम पीएच मान है, ध्यान देना यहाँ पर पीएच स्केल बना रहा हूँ, जरा चुपचाप देख लो तो यहाँ पर सब लोग। भैया ये क्या है, पीएच वैल्यू यहाँ पर 7 है, इस 7 को बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, देखो उदासीन लिख रखा है। क्या लिखा है, उदासीन लिखा है। और 7 से ज़्यादा यदि पीएच होगा, 7 से 14 के बीच में पीएच होगा, इसे बोलते हैं क्षार बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। और यदि 0 से 7 के बीच में होगा, इसे बोलेंगे हम अम्ल, इसे हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि यदि पीएच वैल्यू भैया पीएच वैल्यू 7 से कम है तो उसे अम्लीय बोलते हैं, यदि पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है उसे क्षारीय बोलते हैं। यह स्केल 0 से 7 तक होता है। हमने पहले लिखा है कि पीएच स्केल 0 से कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। यह हमें पता होना चाहिए, 0 से 14 तक क्या होता है, पीएच स्केल होता है। आगे को चलते हैं, है ना। ये चीज़ें आपको पहले से ही पता है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे कि भैया कौन प्रबल है और कौन क्या है, दुर्बल है, ठीक है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे कि कौन प्रबल है और कौन दुर्बल है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे थोड़ी सी चीज़ें। भैया यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है 1-1 नंबर का। जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं ना उस हिसाब से अब तो कहीं से भी पूछ सकता है एग्जामिनर। उसको समझ में आ गया कि तुम्हें कैसे घुमाना है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा, बस तुमने बोल देना है कि सिलेबस से बाहर से था। एग्जामिनर को ये पता चल गया। ये देखो, ये पीएच स्केल रही 0 से लेके 14 तक। भैया ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। जैसे जैसे हम देखो, अगर यहाँ से इस साइड को बढ़ेंगे, ये देखो अगर इस साइड को बढ़ेंगे तो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी। मतलब भैया यहाँ ध्यान दो, अगर मैं इस उदासीन से इस साइड को आ रहा हूं तो H+ जो आयन है उनमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और यदि इस उदासीन से मैं इस साइड को जा रहा हूं तो जो H+ आयन की है उसकी सांद्रता में क्या होगी, कमी हो जाएगी। अब ऊपर ध्यान से देखना, अगर मैं इस 7 से इस साइड आ रहा हूं, यदि H+ आयन की सांद्रता बढ़ रही है, इसका मतलब होगा कि भैया अम्लीय प्रकृति भी बढ़ती है। और यहां से इधर जाने पर H+ आयन कमी हो रही है, इसका मतलब यहां से इधर जाने पर जो अम्लीय है वो उसकी प्रकृति क्या होगी, कम होगी। तो अम्ल कम होगा तो क्षार बढ़ेगा, तो यहां को जाने में क्षार की प्रकृति बढ़ जाती है। ठीक है, हम दुर्बल अम्ल की बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था सिरके में एक अम्ल पाया जाता है CH3COOH, भैया ये दुर्बल अम्ल है। और यदि हम प्रबल अम्ल की बात करें, आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मैं फिर बोल रहा हूं भैया, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है HCl, उसके बाद H2SO4, उसके बाद HNO3। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे सकता है अलग अलग बना के। कभी क्या पता H2SO4 को पहले दे दे, H2SO4, HCl, HNO3। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा एसिड कौन है, HCl। और HCl हमारे आमाशय के अंदर पाया जाता है, पेट के अंदर पाया जाता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है। H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये कल हमने आपको बता दिया था। तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन प्रबल है और कौन दुर्बल है। भैया प्रबल क्षारों में सबसे प्रबल क्षार कौन है, NaOH है, और फिर KOH है, और फिर CaOH का होल ट्वाइस है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलता
चलता हूं अगली स्लाइड पर। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से देखना, यहां से 100 एक क्वेश्चन, इस स्लाइड से नीचे की बात कर रहा हूं, ऊपर से तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस स्लाइड से नीचे जो भी स्लाइड है, सारी की सारी स्लाइड 101% बोल रहा हूं, एक का रासायनिक सूत्र आएगा, एक का रासायनिक सूत्र और उपयोग 100% आएगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। 100% जो यहां से नीचे को स्लाइड आएंगी, इन सब के बारे में ही है बस। 1 2 3 4 5, पांचों में से एक 100% आने वाला है। चाहे उसका उपयोग पूछ सकता है, चाहे केमिकल नेम पूछ सकता है, चाहे रासायनिक सूत्र पूछ सकता है। तो भैया स्टार्ट करेंगे इससे आगे को, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहां से चीजों को नोट करते रहना, सब लोग नोट करना, यहां से नीचे को चीजें, ऊपर की करी ना करी उससे मतलब नहीं है, ऊपर की भी तो चीजें आती है, इंपॉर्टेंट तो ही है, लेकिन ये और इंपॉर्टेंट है। तो साधारण नमक के रसायन, ठीक है, ध्यान देना। केमिकल फॉर्म कॉमन सॉल्ट, भैया एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है विरंजक चूर्ण, एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है धोने का सोडा, एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हालांकि इसमें एक नाम और नहीं लिखा है, मैं उस नाम को भी लिख देता हूं, उसका नाम है जिप्सम। उसका नाम क्या है? जिप्सम है, मैं यहां पर लिख देता हूं जिप्सम। बोलो मत, जल्दी से लिखो, अभी तक लिख देना चाहिए थे। लिख दिए क्या ये नाम? इनके सूत्रों के साथ नाम लिखो जल्दी से। जिप्सम, और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। जल्दी से नाम लिखो भाई, आप लोग भी, सब लोग नाम लिखो जल्दी से नाम लिखना है, इंपॉर्टेंट है, फिर कहोगे कि बताया नहीं। जल्दी से करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो। ठीक है, ठीक है, लिख लिया होगा। अब चीज़ें यहाँ से ध्यान देना भैया, चीज़ें ध्यान से देखना। मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया है। पहला नंबर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं भी लिखा है कोई बात नहीं, नीचे स्लाइड मेरे साथ लिखते रहना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम होता है Na, हाइड्रोक्साइड होता है OH, तो फॉर्मूला बन गया NaOH। क्वेश्चन बोलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखो, तो सोडियम होता है Na और हाइड्रोक्साइड होता है OH, तो फॉर्मूला बन गया NaOH। इसके बारे में कुछ खास बात, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्वेश्चन बोल देगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तब आप बोलोगे कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, जो NaCl होता है, उसका जो जलीय विलयन होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें यदि हम करंट फ्लो कर दें, यदि उसमें हम क्या कर दें, विद्युत प्रवाहित कर दें, तो भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। नीचे रिएक्शन भी लिख रखिए, ध्यान देना। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड है। इसके रिएक्शन किससे करा रहे हैं दोस्त? जल से करा रहे हैं, H2O से करा रहे हैं, तो बन गया NaOH, Cl2 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। आपको ये पता होना चाहिए। जल्दी से ध्यान देना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है फॉर्मूला। भैया जब NaCl की जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, सबने कर लिया होगा। चलूंगा अगले फॉर्मूले पर। अब इसका उपयोग बताओ भैया, इसका उपयोग बताना जल्दी से, क्या क्या है ध्यान देना। अरे बोलो मत। NaOH का उपयोग साबुन बनाने में, क्या बनाने में? साबुन। कागज बनाने में, धातुओं की सफाई करने में। जल्दी से इसका यूज लिखो सब लोग, हाथों हाथ लिखो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं दूंगा, पहले इसको नोट करो जल्दी से, है ना। NaOH के उपयोग लिखो जल्दी जल्दी, क्या क्या है? साबुन, कौमा, कागज और धातुओं की सफाई में। साबुन बनाने में, कागज बनाने में और धातुओं की क्या करने में? सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है सारी की सारी स्लाइड। ठीक है, अगला नाम है विरंजक चूर्ण, सब लोग लिखेंगे विरंजक चूर्ण। अगला नाम है विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं भैया? दूसरा नाम है विरंजक चूर्ण, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर सभी विद्यार्थियों ने देखा है, इसका सूत्र होता है CaOCl2। फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम इसका नाम क्या होता है? CaOCl2। तो इसको हम क्या बोलते हैं अभी थोड़ा सा बताता हूं, ध्यान देना, पहले इसको पूरा पढ़ लेता हूं। ये देखो, सूखे बुझे हुए चूने, सूखे बुझे चूने CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन गैस की क्रिया से बनता है। किसकी क्रिया से बनता है? क्लोरीन की
जो क्लोरीन गैस होती है उसकी भैया क्रिया से बनता है। थोड़ा सा ध्यान से देखना रिएक्शन। हमने बोला CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी, एक मिनट अरे क्लोराइड का है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 गैस प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है भैया, जिसे हम क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं भैया। ब्लीचिंग पाउडर यही तो है। इस ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग बताओ। नंबर 1, कागज उद्योग में। किस में किया जाता है, कागज उद्योग में, इन पेपर इंडस्ट्री। कपड़ा उद्योग में भैया, किस में, कपड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में आपने देखा होगा, है ना भैया, पानी में भी इसको डाला जाता है कीटाणुओं को मारने के लिए। पीने के पानी में शुद्ध करने में भैया, है ना, पीने के पानी को क्या करने में, शुद्ध करने में। कई सारे बच्चे लिख देते हैं मच्छी मारने में, ऐसा मत लिख देना, टीचर तुम्हारा मच्छी मार देगा वहाँ, ठीक है, फिर कहोगे कि भाई नंबर तो कट गए, ये क्या हुआ, लिखा तो सब था पर हुआ क्या समझ नहीं आया। तो वहाँ ऐसी चीजें मत लिखना। कई सारे बच्चे लिख देते हैं मच्छी मारने में भैया, है ना, नेगेटिव इफेक्ट हमें नहीं लिखने होते हैं, याद रखना। तो क्या लिखोगे, हाँ, काई को दूर करने में लिख सकते हो, साफ सफाई में लिख सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पर आप लिख सकते हो विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो भैया विरंजक चूर्ण का हमारे जो फॉर्मूला बना CaOCl2, इसका नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो गया। ठीक है, उपयोग मैंने आपको बता दिए हैं, आपने नोट कर लिए होंगे। अगला नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब होता है खाने का सोडा। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा। ठीक है, सॉरी, बेकिंग सोडा मतलब, जल्दी से लिखना, बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा। यही तो था ना, यही तो था। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा। जल्दी लिख लिया आप लोगों ने सबने, बेकिंग सोडा खाने का सोडा। फॉर्मूला होता है NaHCO3। अभी थोड़ी देर पहले बताया था HCO3 को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। आगे से क्या है, Na, तो सोडियम बाइकार्बोनेट नाम बन गया इसका। इसका नाम क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी बताया था HCO3 को बाइकार्बोनेट बोलते हैं, तो यह बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो ध्यान देना, यहां ध्यान देना, NaCl क्या है, एक अम्ल है, NH3 क्या है, अमोनिया गैस है, H2O पानी है, CO2 हाइड्रोजन, सॉरी कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जब इन सब की रिएक्शन बनती है तो NaHCO3 बन जाता है। NaHCO3 क्या होता है, हमारा बेकिंग सोडा। तो भैया बोलेगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखो, तो लिखोगे NaHCO3। बोलेगा बेकिंग सोडा का केमिकल नेम लिखो, तो लिखोगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम और ये बाइकार्बोनेट। ठीक हो गया। यह एक दुर्बल क्षारीय लवण है। कैसा है, दुर्बल है भैया। गर्म करने पर इसकी अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होती है, यहां पर दिखाया गया है। तो बेकिंग सोडा के उपयोग बताओ जल्दी से। बेकिंग सोडा, धोने का सोडा इसे बोलते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, और बेकिंग सोडा टार्टरिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। CO2 बनने में केक फूलने पर गर्म होता है, सॉरी नरम होता है, तो भैया इसका उपयोग कब किया जाता है, केक को फुलाने में भी। एंटासिड के रूप में भैया, एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं ना, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। हाँ ठीक है। अगला है धोने का सोडा। मैंने अभी क्या बोल दिया, कुछ उल्टा बोल दिया क्या, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा तो बोला ना बेकिंग सोडा को, गलत बोल दिया। एक मिनट, ओहो, ध्यान देना, बेकिंग सोडा को खाने का सोडा बोलते हैं। अगर मेरे को लग रहा है मैंने उल्टा बोल दिया, खाने का सोडा, बोलो मत, धोने का सोडा बोल दिया, मुझे याद आ गई, गलती बोल दिया भाई। तो ध्यान देना, बेकिंग सोडा को बोलते हैं खाने का सोडा। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा। बेकिंग मतलब होता है बनाना, तो खाना बनाना, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, NaHCO3, ठीक है। तो इसके उपयोग तो भाई कुछ भी लिख सकते हो, CO2 केक को फुलाने में, और एंटासिड के रूप में हम इसको खाते हैं, तो एंटासिड के रूप में भी होता है। सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है।
अगला अगला है धोने का सोडा। भैया धोने का सोडा मतलब कपड़े धोने वाला होगा ये, ठीक है, कपड़े धोने वाला लवण होगा। तो ध्यान देना भैया, इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ध्यान देना, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से हमारे पास सोडियम कार्बोनेट मिला था, यह है सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से हमको क्या प्राप्त होता है, Na2CO3 हमें प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। यह एक क्षारीय लवण है। कैसा लवण है, क्षारीय। यूज बताओ भैया इसका। सबसे पहले तो लिखोगे कपड़े धोने में, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में, घरों में किसके लिए, साफ सफाई के लिए यूज किया जाता है धोने का सोडा, ठीक है। बोरेक्स बनाने में भैया इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, टू मेक बोरेक्स। क्या बनाने में, बोरेक्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। कांच हो गया, साबुन हो गया, कागज हो गया, इन सबके उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, धोने का जो सोडा है उसका उपयोग बोरेक्स बनाने में, कांच बनाने में, भैया कपड़ा उद्योग में और कागज उद्योग में। इसके बाद हमने पढ़ा था जल की स्थायी कठोरता को हटाने में, घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है धोने का सोडा, ठीक है। तो साफ सफाई से लेके ये होगा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद शायद से लास्ट स्लाइड हमारी होगी, ठीक है। लास्ट स्लाइड है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, आ सकता है भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं पीओपी, है ना, शॉर्ट फॉर्म भी लिखा सकता है। पीओपी का सूत्र लिखो, तो पीओपी का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, है ना, हाफ H2O होता है, याद होना भैया। जिप्सम, जिप्सम का सूत्र मैंने अभी लिखाया था आपको। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने से यह बनता है। मुझे क्वेश्चन आता हुआ नजर आ रहा है, पीओपी कैसे बनाई जाती है भैया, एग्जाम्पल के साथ लिखो। पीओपी कैसे बनाई जाती है, अभिक्रिया के साथ समझाइए। ऐसा क्वेश्चन नजर आ रहा है, हो सकता है यह क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका सूत्र होता है। यह बनता कैसे है, जिप्सम को, जिप्सम का फॉर्मूला होता है, बस यहां हाफ की जगह 2 लिख देना होता है, देखो, है ना, ये देखो 2 लिखा है। तो CaSO4 इंटू 2H2O को 373 केल्विन पर, 373 केल्विन पर गर्म करने से यह क्या होता है, बन जाता है, ठीक है। यह क्या करता है, जो आधा पानी है, सॉरी 1.5 पानी है, उसको बाहर निकाल देता है, आधा पानी अपने पास रख लेता है, जो कि यहां पे दिखाया गया है। तो CaSO4 इंटू 2H2O भैया ये जिप्सम है, इसको हमने गर्म किया, तीर के निशान के ऊपर 373 केल्विन लिख देना होता है। तो बनता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, और भैया 1.5 जो पानी है वो कहां निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्यान देना, आधे को बोलते हैं हेमी, तो हेमीहाइड्रेट इसका नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आ गई बात समझ में भैया। जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बन जाता है, और जैसे ही हम इसमें जल मिलाते हैं यह पुनः से क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। भैया इसके यूज इंपॉर्टेंट हैं टूटी हड्डियों को स्थिर करने में। जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तो उसको स्थिर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। खिलौने व सजावटी वस्तु बनाने में आपने देखा होगा कि अगर कोई खिलौना बनाना हो मजबूत, या फिर उल्टी छतों में पेंटिंग करनी हो, जो हमारी छतें होती हैं उसमें अगर हमें क्या करना हो, डिजाइन बनानी हो, तो भी किसका उपयोग किया जाता है, पीओपी का। सतह को चिकना बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और क्या क्या लिख सकते हो भैया, 3 एग्जाम्पल मैंने हर एक के बता दिए हैं, 3 याद कर लोगे तो एग्जामिनर जितने भी नंबर का ये क्वेश्चन होगा आपको दे देगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे, एक बार फिर रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान देना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है। जिप्सम को 373 केल्विन पर जब हम गर्म करते हैं तो भैया ये अपने कुछ पानी के अणुओं का त्याग कर देता है, और CaSO4 इंटू हाफ H2O बनता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भैया उपयोग क्या क्या है, टूटी हुई हड्डी को मजबूत करने में, उल्टी छतों में पेंटिंग बनाने में, डिजाइन बनाने में, और खिलौने बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यह सभी चीज यहां पर लिखी गई हैं, ठीक है। अगला हमने देखा था धोने का सोडा। भैया फॉर्मूला था Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धोने का सोडा था, याद रखना, ठीक है। इसका नाम क्या था, इसका नाम था सोडियम कार्बोनेट था,
सोडियम कार्बोनेट था भैया। इसके बाद हमें ध्यान देना है इसका यूज़ क्या क्या है। इसका यूज़ क्या है भैया, कांच बनाने में भैया, और कागज़ के उद्योग में और कपड़ा उद्योग में इसका यूज़ था। ये धोने का नाम से ही पता चला है धोने का सोडा है, तो घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नाम से ही पता चला धोने में, तो जल की स्थायी कठोरता को हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हमने क्या पढ़ रखा था, इसके बाद हमने पढ़ रखा था खाने का सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। Na से सोडियम, HCO3 से बाइकार्बोनेट, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र है। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक हो गया भैया। अब इसका यूज बताओ, केक को फुलाने में लिख देना, केक को फुलाने में इसका यूज किया जाता है, खाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। इसके बाद एंटासिड में, यदि पेट में जलन हो जाती है तो जो एंटासिड होता है ना, उसमें इसका यूज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले हमारे पास था विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम होता है, और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर इसे बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या क्या होता है, पानी को साफ करने में इसका यूज होता है ना, कागज उद्योग में इसका यूज होता है, और भैया कांच के उद्योग में इसका यूज होता है, और क्या क्या लिखा था, कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और एक इससे पहले वाला था हमारे पास क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं हम NaOH। ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था कि NaCl को क्लोरीन गैस में प्रवाहित करने पर क्या बन जाता है, NaOH बन जाता है। ठीक है। और NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और इसका उपयोग क्या क्या होता है, कांच उद्योग में। और इसके बाद हमने इसको पढ़ रखा था भैया, कांच उद्योग में और कागज उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, ये सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे। मैंने आपको बोला था pH स्केल के बारे में। शायद तुम्हारी बुक में कुछ pH वैल्यू हैं, मैं कुछ pH वैल्यू लिखा देता हूं, यहीं पर लिखा देते हैं pH वैल्यू। बताओ तुम्हारे इसमें pH वैल्यू हैं, pH वैल्यू हैं, जल्दी से लिखेंगे। मैं NCERT से pH वैल्यू जो है उनको ही लिखाऊंगा, एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी तुम्हें नहीं लिखा रहा हूं। जल्दी से pH वैल्यू लिखेंगे, जो pH वैल्यू हैं उन pH वैल्यू को तुम्हें मैं लिखा देता हूँ। ठीक है। तो इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जल्दी से pH वैल्यू लिखेंगे भाई, जल्दी से pH वैल्यू अगर तुम्हारे उसमें कुछ है। हाँ, एक क्वेश्चन तो मैं इंपॉर्टेंट भूल ही गया भैया, जल्दी से लिखो शुद्ध जल। भैया जल का pH वैल्यू जल्दी लिखो, पानी, वाटर, जल्दी जल्दी लिखते रहेंगे, मैं दोबारा नहीं लिखाऊंगा। पानी का लिखो pH मान, जल्दी बताओ, पानी का pH मान 7 होता है, उदासीन है। जल्दी से बताओ, रक्त की pH वैल्यू 7.4। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जल्दी लिखो भैया, MgOH का होल ट्वाइस है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। जल्दी से लिखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेपर में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से ही मिलेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भैया, इंपॉर्टेंट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला लिखना सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो भी पढ़ा था हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH भैया pH वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। कितनी होती है, 14। अगला लिखना नींबू का रस, जल्दी से लिखो, तुम्हारी बुक से ही लिखा रहा हूं मैं। नींबू का रस, नींबू का रस है ना, नींबू का रस का कितना होता है, 2.2 होता है भाई। जल्दी से लिखो, नींबू का रस का कितना होता है, 2.2 होता है। और है तुम्हारे, हाँ, जठर रस इंपॉर्टेंट है, जठर रस भैया है ना, जठर रस, जठर रस का pH मान होता है 1.2 होता है, इंपॉर्टेंट। तो ये सारे pH वैल्यू तुम्हारी बुक में लिखे गए हैं। ठीक है, ध्यान से लिखना। और हैं कोई, बताओ जल्दी से बताओ, इतने ही तो हैं तुम्हारे उसमें। कुछ चीज़ें छूट रही थी NCERT में, अभी देख के याद आया कि भाई कुछ चीज़ें छूट रही हैं। जल्दी लिखो, फिर उस चीज़ों को भी तुम्हें नोट करा देता हूं कि किसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, पेपर में पूछेगा। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट होने वाली है तुम्हारे लिए। जल्दी से लिखना, सिरका, सिरके में कौन सा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। जल्दी बताओ, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, जल्दी से बताओ। सिरका, सिरका में कौन सा, एसिटिक अम्ल, कौन सा, एसिटिक अम्ल, कौन सा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तुम्हारी बुक वाले ही लिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। इसके बाद संतरा, भैया संतरा जल्दी लिखो, संतरा में कौन सा पाया जाता है, संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। और क्या है तुम्हारे उसमें, जल्दी बताओ, है ना। संतरा के बाद और क्या है भैया, इमली भी तो है, इमली में अम्ल बताओ। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो गया है, इमरी, इमरी नहीं भैया, इमली।
इमली में कौन सा अम्ल होता है जल्दी बताओ? टारटेरिक अम्ल, है ना? टारटेरिक अम्ल, टारटेरिक अम्ल कौन सा होता है? टारटेरिक अम्ल होता है। भैया टिक द करेक्ट में क्वेश्चन दिख गया है मुझे, टारटेरिक अम्ल होता है। ध्यान देना, अंगूर में भी यही होता है, चाहे इमली बोलूं चाहे बोलूं अंगूर, बात दोनों क्या है? सेम है। जल्दी से नोट करो, ठीक है? भैया टमाटर इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता दो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्सैलिक अम्ल, है ना? ऑक्सैलिक अम्ल, बोलो मत, जल्दी नोट करो। ऑक्सैलिक अम्ल इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है। अगला जल्दी से देखना, नेटल का वृक्ष। भैया नेटल का वृक्ष या नेटल का डंक, चींटी का डंक, बात एक ही है। चाहे बोले चींटी का डंक, चींटी का डंक, चाहे बोले नेटल का डंक, नेटल का डंक, ठीक है? तो भैया इसमें क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल होता है। अरे जल्दी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ना? मेथेनोइक अम्ल, कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है? इसके बाद कोई और है क्या एनसीईआरटी के अंदर? हाँ, नींबू, नींबू में सिट्रिक अम्ल। संतरा और नींबू बात एक ही है भैया, संतरा व नींबू बात क्या है? एक ही है। इसमें क्या है? सिट्रिक अम्ल है। और एक बार दूध में भी लिख लो लैक्टिक अम्ल, दही में, सॉरी दूध में नहीं, दही में लिख लो लैक्टिक अम्ल, है ना? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ दूध से दही किसके कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस, भैया जो हमारे एक जीवाणु होता है उसके कारण ये बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप सभी के लिए, है ना? ये चीज़ मैं भूल रहा था, स्लाइड में नहीं थी, तो मैंने एनसीईआरटी की बुक से सारे आपको लिखा दिए हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं लिखा रहा हूँ। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। और ये नोट हो गया होगा। इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर था अम्ल, क्षार व लवण, हमने कितने चैप्टर कर लिए हैं? थोड़ा सा ध्यान देना, हमने फिजिक्स के 2 चैप्टर कर लिए हैं भाई, मैं इसको रब कर रहा हूं। हमने फिजिक्स के कर लिए हैं 2 चैप्टर, ठीक है? फिजिक्स के 2 चैप्टर कर लिए हैं और केमिस्ट्री के भी कितने चैप्टर कर लिए हैं? 2 चैप्टर कर लिए हैं। तो इसका मतलब हमारे पास कितने चैप्टर बचे हैं? इसके बाद हमारे पास ध्यान से यदि हम देखें तो हमारे पास भैया 2 चैप्टर, है ना? 2 चैप्टर बचे हैं केमिस्ट्री के अंदर और 2 चैप्टर बचे हैं हमारे पास फिजिक्स के अंदर। 2 दूनी 4, 2 वीडियो लेके आऊँगा। और क्योंकि फिजिक्स में जो अगले चैप्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी और वो, वहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, थ्योरी बहुत कम है, तो एक क्लास में वो खत्म, मेटल नॉन मेटल, और हमारे पास एक और क्या है? हमारे पास अगला चैप्टर कार्बन, वो उसके अप्रूव एक साथ करा दूंगा। तो कल के दिन मेरा ये टारगेट रहेगा कि भाई कल के दिन में ये टारगेट रहेगा, सुबह के समय तो होली में मस्त रहना तुम लोग, लेकिन शाम के समय मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि ये जो तुम्हारी साइंस है ये पूरी हो जाए। तुमने देखा बायोलॉजी की क्लास पढ़ ली होगी, पहला चैप्टर आ गया होगा, बायोलॉजी का 1 क्लास और पढ़ी है भैया, उस क्लास को भी तुम्हें करा दिया जाएगा परसों से। फिर मैं आप एक बार तुम्हें सबको रिवीजन करा दिया है, जो साल भर पढ़ रखा था वो रिकॉल करा दिया है। फिर ये परसों से देखूंगा कि तुम्हें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, जब मैं सेट कराऊंगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, वो फिर परसों से हमारी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है? तो 6 और 7 को, सॉरी 5 और 6 को हम 2 प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे और 7 की सुबह हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज कर रहे होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है भाई? जो हमने पूरा पढ़ा इसका रिवीजन कर रहे होते हैं, बस बात खत्म। जो मेरे साथ शुरू से जुड़ा है उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे, जो सिर्फ उस दिन की क्लास के लिए रुका रहेगा फिर उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं। हाँ, हालांकि वो मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज ही रहती है। अब ये तो देखने की बात है कि जिसने पहले पढ़ रखा है उसके तो पूरा बुकों का रिवीजन हो जाता है। पेपर को, मैथ्स के पेपर को देखते हुए थोड़ा सा पेपर का आइडिया लगाया हुआ है कि पेपर वाला कहां से पूछना चाह रहा है और क्यों ऐसा चीजें पूछना चाह रहा है। तो 7 की जो सुबह को हमको पेपर मिलेगा उसमें भी मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि आपको हूबहू क्वेश्चन एग्जाम हॉल के अंदर देखने को मिले, ठीक है? तो आप पढ़ते रहना, जबरदस्त रहना। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से हैप्पी होली। होली में मस्त से एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं कि भैया होली के दिन भी पढ़ने में लगे हैं। बस 1-2 घंटा होली खेलने जाओ, उसके बाद आराम से पढ़ते रहो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो मैं मिलूंगा कल को बेहतरीन वीडियो के साथ और तब तक रखना आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।